हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। ग्लैंस एकेडमी के द्वारा यूपी पीसीएस प्री 2023 को टारगेट करते हुए घटना चक्र 2022 की सीरीज़ को कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ा रहे हैं। और इसमें आज हम पढ़ेंगे तटीय भाग, यानी कि जो भी भारत की जो तटरेखा की लाइन है जिसमें 9 राज्य आते हैं, तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। जो ये तटरेखा यहाँ से शुरू होके और ये पूरे पूर्वी और पश्चिमी घाट को मिलाते हुए जो है कि चलेगी। और मैं बता दूं आपको, हिस्ट्री की, पॉलिटी की और साइंस की, इन तीनों सब्जेक्ट्स की भी हमारे चैनल पर चलाई जा रही है सीरीज़, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको डेली इस तरीके की 2 से 3 वीडियो के अपडेट्स मिले और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। चलिए शुरू करते हैं हम आज की टॉपिक को। भारत की तटरेखा देखते हैं। भारत तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है। तीन ओर समुद्र से घिरे होने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे तो हो गया अरब सागर, यहाँ हो गया बंगाल की खाड़ी और यहाँ नीचे हो गया जो है कि हिंद महासागर। तो ये तीनों ओर भारत जो है कि समुद्र से घिरा है। भारत की तटरेखा की लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर है। तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। द्वीप का मतलब क्या हो गया? अगर आप गौर से देखेंगे इसको, द्वीप का मतलब हो गया यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, और यहाँ पे कुछ लक्षद्वीप जैसे छोटे छोटे द्वीप हैं। तो इन सभी की जब हम कंप्लीट देखेंगे तो तटरेखा कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। और भारत की तटरेखा पे जो आते हैं राज्य, वो कितने राज्य आते हैं? 9 राज्य आते हैं एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश भी स्थित हैं। कैसे? अभी हम देखते हैं। यहाँ पे फिगर को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ फिगर के माध्यम से, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले ये गुजरात का एरिया है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर कर्नाटक आता है और यहीं पे गोवा भी आ जाता है, केरल आता है, तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है, पश्चिम बंगाल आता है। अगर आप इसे काउंट करेंगे तो ये 9 राज्य हो गए। लेकिन साथ ही साथ आप इसमें यह भी देखेंगे कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं। जैसे कौन कौन से आते हैं? जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा, यहाँ पे दादर नागर ये भी आ जाएगा, दमन द्वीप, और लक्षद्वीप वाला भी आ जाएगा, और पुदुचेरी भी आ जाते हैं। तो 4 यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं। तो समझते हैं हम पहले सबसे जो बड़ी या सबसे लंबी जो तटरेखा सीमा पूछा जाता है हमेशा प्रश्नों में, तो गुजरात की है। और गुजरात की लगभग कितनी है? 1214 किलोमीटर। लेकिन ये ध्यान देना कि ये केवल मुख्य भूमि की बात कर रहा हूँ मैं। मुख्य भूमि का मतलब होता है जो भारत की इस भूमि की बात होती है। अगर जब मैं इसमें आपके ये जो द्वीप है, अगर मैं इनको भी शामिल करूँगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे लंबी जो है कि तटरेखा हो जाएगी। लेकिन मुख्य भूमि की बात करेंगे तो गुजरात की होती है सबसे लंबी तटरेखा। और फिर अगर हम देखते हैं इस तरीके से, तो राज्यों को देख लेते हैं कैसे उतर रहे हैं। अगर हम राज्यों की बात करें कुछ इस तरीके से, तो आप देखेंगे सबसे पहले गुजरात मिलेगा, फिर महाराष्ट्र मिलेगा, फिर गोवा मिलेगा, फिर कर्नाटक मिलेगा, फिर केरल मिलेगा, फिर तमिलनाडु मिलेगा, फिर आंध्र प्रदेश मिलेगा, फिर ओडिशा मिलेगा और फिर पश्चिम बंगाल मिलेगा। तो ये आपके पूरे 9 स्टेट आपको देखने को मिल रहे हैं। कितने स्टेट आपको देखने को मिले ये यहाँ से लेके ये पूरे के पूरे जो है कि 9 स्टेट, जिसमें ऊपर जो है कि 1 नंबर पे गुजरात जा चुका है। और 4 यूनियन टेरिटरीज़ भी अगर हम देख लें तो 4 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। दादर नागर हवेली दमन एंड दीव, ये मिलाकर अब एक यूनियन टेरिटरी हो गई है। लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरीके से टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल कितना हो रहा है? 75,016 किलोमीटर। कितना हो गया दोस्तों? 75,016.6 किलोमीटर। गृह मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय जल आयोग का ये रिपोर्ट है, तो ये ऑथेंटिक माना जाएगा। वहीं 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव और दादर और नागर हवेली विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, दादर नागर हवेली और दमन दीव। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि इसकी अब एक नई राजधानी बनाई गई, उस राजधानी का आपको नाम बताना है। भारत की मुख्य भूमि से लगे हुए कुल तट की लंबाई जो है कि 5,422 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2,94 किलोमीटर। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपकी पूरी तटरेखा आ जाती है। भारत के राज्यों में गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है और सर्वाधिक छोटी तटरेखा जो है कि गोवा की है। तो गोवा की जो है कि सबसे छोटी तटरेखा हमें देखने को मिल जाती है। अब जरा हम देख लेते हैं यहाँ पे अंतः स्थल। अब ध्यान दीजिएगा, अंतः स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। किसी भी देश के प्रादेशिक जल को क्षेत्रीय सागर भी कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की जो दूरी होती है वो आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो 12 समुद्री मील होती है। कैसे होती है? 12 समुद्री मील। अब जरा आप यहाँ पर देखिए इस चीज़। देखिए आधार रेखा क्या होती है? अगर हम बात करें अपने तटों की, तो कुछ इस तरीके से ऊबड़ खाबड़ तट हैं हमारे। इस तरीके से कुछ तट होते हैं जो ऊबड़ खाबड़ होते हैं, यानी कि कुछ
सकरे भी होते हैं, कहीं कटे फटे होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक आधार रेखा खींच लेते हैं, आधार रेखा इस तरीके से एक सीधी रेखा खींचते हैं और यहाँ से 12 किलोमीटर जो होता है, 12 नॉटिकल मील, ये हमारा जो है कि इकोनॉमिक जोन आता है, मतलब कि समुद्री जोन आता है। फिर हम इसी तरीके से आगे और बढ़ते हैं। जैसे अगर हम इस रेखा से बात करें तो ये हो गया 12 नॉटिकल मील हो गया। फिर यहीं से एक और एरिया लेते हैं जिसको हम कहते हैं 24 नॉटिकल मील, और एक और यहीं से लेते हैं हम एरिया 200 नॉटिकल मील। तो 3 एरिया को हम कवर करते हैं। देखते हैं, जैसे जो 12 नॉटिकल मील का होता है तो इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। समीपस्थ जो मंडल होता है, यानी इसका भी आधार रेखा से जो है कि 24 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है, लेकिन संपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक जोन जिसे होता है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन जो होता है, वो आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक होता है और इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान करने की छूट मिली होती है। तो आप देखोगे कि जो 12 समुद्री मील होती है उसमें तो संपूर्ण अधिकार होते हैं भारत को, 24 समुद्री मील जो होती है उसमें केवल सीमा शुल्क और वित्तीय अधिकार होते हैं। लेकिन जो आपके 200 समुद्री मील जो होता है उसमें केवल वैज्ञानिक अनुसंधान करने की छूट मिलती है। कैसे बनती है आधार रेखा? जैसे ये भारत की जो है कि एक तट रेखा है जो कटी फटी है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एक आधार रेखा खींच दी, ये वाली आपकी खींच दी आधार रेखा, जो इसके बाहरी जोन से होता है। अब यहाँ पे जो कुछ पानी आया रहता है, जैसे इसकी हम बात करें तो इस एरिया में कोई ना कोई पानी आया रहता है, तो ये हमारा एक आंतरिक जल होगा। अब यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो ये 12 नॉटिकल, ये अगर हम बात करेंगे तो ये 24 नॉटिकल हो गया, और अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करेंगे तो ये आपका हो गया 200 नॉटिकल मील। तो इस तरीके से हम इसका मापन करते हैं। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को ही हम आंतरिक जल यानी इंटरनल वाटर भी कहते हैं। चलिए अब इससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं हम यहाँ से, जो पुराने प्रश्नों में पूछे गए हैं। जैसे आप देखेंगे कि यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है, किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? मुंबई, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम। आप हर रेलवे स्टेशन पे गौर करेंगे कि रेलवे स्टेशन पे क्या होता है, कुछ इस तरीके से बोर्ड होता है। यहाँ पे उस रेलवे स्टेशन का नाम हिंदी में होता है, यहाँ अंग्रेजी में होता है, यहाँ उर्दू में होता है, लेकिन यहाँ नीचे किनारे थोड़ा सा लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। तो वो जो समुद्र तल से ऊंचाई हर जगह की मापी जा रही है, जो कि वहाँ समुद्र हो या ना हो। तो एक जो है कि आपका चेन्नई पूरे भारत के लिए एक मानक जगह मानी जाती है, जहाँ से हम हमेशा समुद्र तल की ऊंचाई को मापते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना होता है? तो तट रेखा से 12 समुद्री मील तक होता है, ये हमने बताया, और इसमें भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 7500 किलोमीटर है, लगभग 7500 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा, फिर से देखिए रिपीटेड प्रश्न है। तो भारत की तटरेखा, अब यहाँ से देखिए कोई ऑप्शन भी सही नहीं है। कितनी होनी चाहिए एक्चुअली में? 7516.6 किलोमीटर, ये इसकी एक्चुअल जो है कि फिगर है, तो इसलिए यहाँ पे स्टार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो हम बात करेंगे तो गुजरात की सबसे लंबी है और गोवा की सबसे छोटी है। और आप देखिए ज़्यादा पुराना पेपर नहीं है, यूपी पीसीएस प्री 2018 में ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं जो फिर आपके गलत हो जाते हैं। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा होती है जबकि गोवा की सबसे छोटी तटरेखा होती है। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न इतनी बार पूछा गया है कि भारत में किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो नो डाउट ऑप्शन हो जाएगा आपका गुजरात। एमपी पीसीएस, उत्तराखंड, यूपी यूडीए, यूपी पीसीएस, लगातार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अभी 2018 में भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा रखता है? तो गुजरात हो जाएगा, फिर से सही जवाब गुजरात होगा। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो 9 राज्य हमने बताए। जरा हम लोग यहाँ पे फिगर काउंटिंग कर लेते हैं। देखिए, गुजरात 1 नंबर पे, 2 नंबर पे महाराष्ट्र, 3 नंबर पे गोवा, 4 नंबर पे कर्नाटक, 5 नंबर पे केरल, 6 नंबर पे तमिलनाडु, 7 नंबर पे आंध्र प्रदेश, 8 नंबर पे उड़ीसा और 9 नंबर पे पश्चिम बंगाल। तो 9 जो है कि, और ये आईएएस से लेके यूपी पीसीएस तक के सभी एग्जाम्स में पूछा गया है ये। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक किया गया था आईएएस प्री 1994 में। तो ये हिंद महासागर के लिए जो है कि रत्नाकर नाम घोषित किया गया है, ये हम पढ़ते हैं।
और यहाँ पे हम देख लेते हैं लास्ट प्रश्न है इसका, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है किससे होता है? तट के जो जैसे ये तट मान लीजिए है, तो ये लगातार तट किससे कटते हैं? क्या ज्वार भाटे से कटते हैं, सुनामी लहरों से, या लहरों से, या धाराओं से? तो जो समुद्र की लहरें बार बार आके यहाँ पे टकराती रहती हैं, आप जब बीच घूमने जाते हैं तो लहरें बहुत उफान मारते हुए आती हैं, तो ये मिट्टी को काटती हैं और काट के मिट्टी को समुद्र में ले जाती हैं, तो इसी को हम कहते हैं तटीय अपरदन। तो सही जवाब हो जाएगा लहरों। लहरों से ज़्यादा जो है कि होता है। जैसे तटीय अपरदन में समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धाराओं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों की प्रमुख भूमिका होती है, लेकिन इनमें भी सर्वाधिक जो अपरदन होता है वो लहरों के द्वारा होता है। कौन सी लहर? समुद्री लहरों की बात की जा रही है। अगला टॉपिक देखते हैं हम यहाँ पे कि अभी हमने देखा पूरे भारत की तटरेखा, लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पश्चिमी तटरेखा है और पूर्वी तट है, इन दोनों के बारे में विस्तार से अब हम इसमें चर्चा करेंगे। जैसे भू आकृतिक आधार पर भारत के तटीय मैदानों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो होता है गुजरात या काठियावाड़ का तटीय मैदान, दूसरा पश्चिमी तटीय मैदान, तीसरा पूर्वी तटीय मैदान। यानी कि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका पश्चिमी तटीय मैदान, ये हो जाएगा आपका पूर्वी तटीय मैदान, और ये हो जाएगा आपका गुजरात का काठियावाड़ तटीय मैदान हो जाएगा। तो 3 प्रकार से जो है कि हमने इसको डिवाइड किया है। देखते हैं, गुजरात तटीय मैदान जो है कि गुजरात और दादर नागर हवेली और दमन और दीव के तटीय भागों में विस्तृत है। यानी ये 3, एक आपका स्टेट और एक आपका यूनियन टेरिटरी। यह साबरमती, माही आदि नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है, यानी कि इनके द्वारा लाए गए जो अवसाद हैं उससे निर्मित है। इसके दक्षिण में अरब सागर और पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे एक उत्तरी भाग को हम कोंकण तट कहते हैं। उत्तरी भाग को क्या कहेंगे दोस्तों? कोंकण तट कहेंगे, जो महाराष्ट्र और गोवा तक विकसित होता है। मध्य भाग को हम कर्नाटक तट या कनारा तट भी कह देते हैं, जो और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोरोमंडल तट कौन सा है और मालाबार तट कौन सा है। मालाबार दोस्तों कर्नाटक और केरल के जोन में मिलता है, जो पश्चिमी घाट पे होता है, और कोरोमंडल तट आपका आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के जोन में मिलता है, जो कि पूर्वी घाट पे होता है। जबकि मालाबार तट को देखेंगे तो मंगलुरु से कन्याकुमारी यानी कि कर्नाटक और केरल तक विस्तृत है। पूर्वी तटीय मैदान में जो है कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। इसमें महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच मैदान को उत्तरी सरकार यानी कि नॉर्थ जो है कि उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। वहीं कोरोमंडल तट का विस्तार दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश से लेकर जो है कि तमिलनाडु के केप कमोरिन तक पाया जाता है। कोरोमंडल तट की अगर हम बात करते हैं तो कोरोमंडल तट कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य विस्तृत है। महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है, जो कि ओडिशा में आता है। इसीलिए हम जब राष्ट्रगान गाते हैं तो वहाँ पे हम उत्कल भी कहते हैं उस शब्द को। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में अगर हम देखेंगे कौन कौन से बंदरगाह आ जाते हैं, तो देखिए कौन से होंगे बंदरगाह। जैसे इसमें पश्चिमी तट पे मुंबई में महाराष्ट्र में आता है, फिर कांडला गुजरात का, मुर्मू गोवा जो है कि गोवा का, और जवाहरलाल नेहरू या नहावा शोवा जिसको हम कहते हैं महाराष्ट्र का, जंजीरा महाराष्ट्र का, उडुपी कर्नाटक का, कोचीन केरल का और न्यू मंगलोर कर्नाटक का। वहीं पूर्वी तट पे जो बंदरगाह है विशाखापट्टनम जैसे आते हैं आंध्र प्रदेश में, हल्दिया पश्चिम बंगाल, पारादीप ओडिशा में, एन्नौर तमिलनाडु और तूतीकोरिन भी तमिलनाडु। ध्यान देना, एन्नौर और कन्नौर ये दोनों ही तमिलनाडु में कहे जाते हैं। आइए इससे संबंधित हम कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। जंजीरा, कन्नूर, सिंधुदुर्ग और नागरकोइल। तो अब ये उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम क्या होगा, यानी उत्तर से दक्षिण। अब आपको पता होना चाहिए इसके बारे में जानकारी। तो ये कैसे निकलेगा, देखते हैं इसको हम। डी ऑप्शन इसका सही हो रहा है 1432 1423 सॉरी 1423। तो देखिए कैसे सेट किया गया होगा। यहाँ पे सबसे ऊपर आपका होगा जंजीरा, फिर सिंधुदुर्ग होगा, फिर उसके बाद कन्नौर होगा और फिर नागरकोइल होगा। तो इस तरीके से इसको उत्तर से दक्षिण की ओर जो है कि सेट किया गया। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे नहीं जाते हैं सामान्यतः। देखिए जंजीरा तो जो है कि महाराष्ट्र में आता है, सिंधुगढ़ महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में, कन्नूर केरल में और नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। अब आपसे हम पूछते हैं 1996 में जो है कि क्या है प्रश्न आपका, देखते हैं। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उनका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यही अनूठा नगर, उसका दुर्ग, सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें, उजड़ तटाग्र मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। यह
उक्ति किसके बारे में कही गई है? तो इसका सही जवाब बताइए आप क्या होगा? तमिलनाडु का तट है, केरल का तट है, कर्नाटक का तट है या गोवा? अगर हम देखेंगे डेनमार्क, जो डेनमार्क वासी हैं वो सामान्यतः जो है कि आपके कोरोमंडल तट पर ज़्यादा थे, और कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ पे होता है? तमिलनाडु के तट पर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, जब डेनमार्क की जो कंपनियाँ होती है, डेनिश कंपनी, वो सामान्यतः अपना सारा व्यापार क्या करती हैं? कोरोमंडल तट यानी कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जोन में करती हैं। इसीलिए आपको कोई भी अगर प्रश्न सॉल्व करना है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, तो आपको समग्र एक नॉलेज होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की, तब आप इजीली आप कहीं से भी इसको कनेक्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आइए तीसरे को देखते हैं। नीचे दिए गए एक मानचित्र को ध्यान से देखते हैं हम। चलो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहे हैं। ये तो हो गया पश्चिम का तट, और ये हो गया पूरब का तट, और ये आपका छोटा सा श्रीलंका है। आइए अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ते हैं। भारत के तटीय क्षेत्र पर ये भाग द्योतित करते हैं। ये जो भाग है ये सारे समुद्र तटीय प्रदूषण क्षेत्र, या लवण गहनता सम्मान रेखा, या वे क्षेत्र जिन तक प्रभुसत्ता का विस्तार है, या अंतर्जलीय उच्चावच रेखा। तो अगर आप देखोगे तो ये अंतर्जलीय उच्चावच रेखाओं को ही इंडिकेट किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे जो है कि भारत का अंतर्जलीय उच्चावच होता है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। जंजीरा हमने देखा था महाराष्ट्र में है, ओरोविले अभी हमने नहीं पढ़ा, उडुपी अगर हम बात करेंगे तो ये कर्नाटक में है, और तूतीकोरिन की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में चला जाएगा। तो आपका पहला और दूसरा ये दोनों ही जो है कि इस तट पर हैं, पश्चिमी तट पर हैं, और आपसे पश्चिमी तट पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए, जंजीरा महाराष्ट्र में, उडुपी कर्नाटक में, ओरोविले तमिलनाडु में है, और तूतीकोरिन भी कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो इसका मतलब ये तो हो गया पूर्वी तट पर, इसीलिए आपसे पश्चिमी तट के दो पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। यहाँ पे सागर पुलिन है और राज्य दीघा का पुल कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में आता है। गोपालपुर, कलांगुट और मरीना। तो आइए देखते हैं अब हम इसको जो है कि कहाँ से होता है ये। बी ऑप्शन इज करेक्ट बता रहा है ये। बी ऑप्शन का मतलब हो गया 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी कि दीघा का पुल तो पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद गोपालपुर का ओडिशा में मिलेगा, कलांगुट का मिलेगा गोवा, और मरीना मिलेगा आपको तमिलनाडु। तो ये क्षेत्र हैं जो यूपी पीसीएस मेंस स्पेशल में जो है कि पूछा गया था ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? हमने अभी बताया कि कोरोमंडल तट में आता है। कौन से तट में आता है? कोरोमंडल तट में आता है। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, भाई ये कोरोमंडल तट हो गया। और मालाबार तट कहाँ पे कहलाएगा? न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी, यानी कि कर्नाटक केरल वाले जोन को हम मालाबार तट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है? तो कोरोमंडल तट, क्योंकि ये किस में आता है? कृष्णा डेल्टा यानी आंध्र प्रदेश, केप कमोरिन यानी कि तमिलनाडु, अर्थात इस वाले जोन में, भारत के किस जोन में आता है? इस वाले जोन में आता है, यहाँ वाले पे। तो यही हो गया आपका कोरोमंडल तट, इस करेक्ट आंसर हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को हम केप कमोरिन के नाम से जानते हैं, और ये तमिलनाडु में स्थित है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु माना जाता है। वैसे तो ग्रेट निकोबार पे मिलेगा इंदिरा पॉइंट, लेकिन अगर भारत की मुख्य भूमि की बात करेंगे तो इसी को माना जाता है। और ये लास्ट प्रश्न है इस सीरीज़ का, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को, कर्नाटक, कोंकण, मालाबार या कोरोमंडल? तो बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका कोंकण हो जाएगा, जो है कि कोंकण तट को भी हम जानते हैं। चलिए अब यहाँ पे आ रहा है आपका, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट, दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। यानी कुछ इस तरीके से अगर हम बात करेंगे कि पश्चिमी तट ये वाला हिस्सा है, तो इसका जो उत्तरी भाग है ये वाला, इसको तो हम कह देते हैं कोंकण तट, और इसके दक्षिणी भाग को हम क्या कहते हैं? मालाबार तट। लेकिन इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे पूर्वी तट की बात करेंगे, तो पूर्वी तट का ये जो उत्तरी भाग है इसको तो हम कहते हैं उत्तरी सरकार यहाँ पे कहेंगे, और जो ये दक्षिणी भाग है इसी को हम कोरोमंडल तट भी कहते हैं। तो इस तरीके से इसका डिवीज़न किया गया, ये पश्चिमी भाग का हो गया, पश्चिमी तट का, और ये पूर्वी तट का हो गया। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो, और कल हम मिलेंगे आपको द्वीप समूह से संबंधित जो है कि ज्योग्राफी में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।